नमस्कार और हमारे इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। और मैं आज की विशेषज्ञ हूँ। आज की चर्चा सच में बहुत रोचक होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जो हर नागरिक से जुड़ा है। जी बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। क्या कभी ये ख्याल आता है कि एक 10 रुपए का मामूली सा नोट किसी बहुत ही ताकतवर सरकारी अधिकारी की रातों की नींद उड़ा सकता है? हाँ, मतलब पहली बार सुनने में तो ये बात बिल्कुल बेतुकी लग सकती है। बिल्कुल। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि सरकारी व्यवस्था एक बहुत बड़े पुराने और अभेद्य किले की तरह है। सही कहा। एक ऐसा किला जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, दरवाजों पर भारी ताले जड़े हैं। हाँ, और अंदर वास्तव में कौन सी फाइल कहाँ जा रही है, कौन सा फैसला कैसे लिया जा रहा है, ये तो आम जनता की पहुंच से मीलों दूर है। बिल्कुल मीलों दूर है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इस पूरे ढांचे का खर्च जनता के टैक्स से ही चलता है। हाँ, ये तो है। लेकिन दशकों तक उस लाल फीताशाही के भीतर झांकने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है किले वाली। एक लंबे समय तक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को एक ब्लैक बॉक्स की तरह ही चलाया गया। एक ब्लैक बॉक्स मतलब जहां कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा मॉडल जहां नागरिक अपना टैक्स देते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं और फिर बस इस उम्मीद में बैठ जाते हैं कि जो भी हो रहा है सही ही हो रहा होगा। जी बिल्कुल। उस ब्लैक बॉक्स के भीतर जो कुछ भी नीतियां या फैसले गढ़े जा रहे हैं वे सही ही होंगे। व्यवस्था के भीतर पारदर्शिता का ना होना सिर्फ एक प्रशासनिक खामी नहीं थी। तो फिर ये क्या था? ये सत्ता और आम नागरिक के बीच शक्ति के एक बहुत बड़े असंतुलन को जन्म देती थी। और इसी असंतुलन को तोड़ने के लिए एक ऐसी मास्टर की यानी जादुई चाबी तैयार की गई जिसने उस किले के हर बंद दरवाजे को चुनौती दी। बिल्कुल सही कहा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय ठीक यही मास्टर की है। आज हम जिस दस्तावेज को आधार बना रहे हैं वो बैंकिंग के सिद्धांतों और प्रथाओं यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पर आधारित एक बेहद प्रामाणिक पाठ्यपुस्तक का अध्याय 21 है। हाँ, और ये पूरा का पूरा अध्याय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई एक्ट 2005 के हर एक पेज और पुर्जे को खोलकर समझाता है। इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत क्या लगी आपको? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल कानून के दार्शनिक पहलू पर बात नहीं करता। मतलब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। अच्छा। ये जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और नागरिकों के लिए एक स्पष्ट मैनुअल की तरह है। ये बताता है कि ये व्यवस्था कागजों से निकलकर असल जिंदगी में कैसे काम करती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इस कानूनी दस्तावेज को पूरी तरह से डीकोड करना है। जी, हमें यह समझना है कि कैसे ये अधिनियम व्यवस्था में पारदर्शिता लाता है, भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार करता है और व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की शक्ति देता है। हाँ, वो भी बिना किसी बड़े रुतबे या पहचान के। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। ये चर्चा एक ऐसे शॉर्टकट की तरह है जो किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति को व्यवस्था के काम करने के तरीके के प्रति पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म्ड बना देगी। अगर हम इस कानून की बुनियाद पर गौर करें तो स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। ऐतिहासिक बदलाव मतलब ये कानून कैसे आया? हाँ, आरटीआई एक्ट 2005 अचानक रातों रात आसमान से नहीं टपका। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि इस नए कानून के लागू होने के साथ ही एक पुराने कानून को निरस्त कर दिया गया था। अच्छा, एक पुराना कानून भी था। हाँ, और वो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है। अगर 2002 में पहले से ही सूचना की स्वतंत्रता का कानून मौजूद था तो महज 3 साल बाद एक नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब उस पुराने ढांचे में ऐसी क्या बुनियादी खराबी थी जिसे ठीक करने के लिए 2005 का अधिनियम लाया गया? यहीं पर भाषा और कानूनी बाध्यता का अंतर समझ में आता है। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम एक वैचारिक सिद्धांत है, जबकि अधिकार यानी राइट एक कानूनी गारंटी है। ओह अच्छा, मतलब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। 2002 का कानून सूचना देने की बात तो करता था, लेकिन उसमें उस सख्ती और मशीनरी की कमी थी जो अधिकारियों को जानकारी देने के लिए मजबूर कर सके। हाँ, बिना सख्ती के सरकारी काम कहाँ होते हैं। सही कहा।
जब कोई चीज कानूनी अधिकार बन जाती है तो राज्य या सरकार के लिए ये एक बाध्यता बन जाती है। उन्हें वो अधिकार देना ही पड़ता है। तो 2005 के आरटीआई एक्ट का मुख्य लक्ष्य यही था? हाँ, इसका मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक प्राधिकरणों यानी पब्लिक अथॉरिटीज के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था, और इसके लिए इसे एक बाध्यकारी अधिकार का रूप देना बहुत जरूरी था। ये एक बहुत ही गहरा शिफ्ट है। मतलब अब सरकार ये तय नहीं कर सकती कि वो जानकारी देना चाहती है या नहीं। बिल्कुल, अब नागरिक ये तय करेगा कि उसे क्या जानना है। लेकिन अगर हम इस मास्टर की वाले विचार को थोड़ा और टटोलें तो क्या इसकी कोई सीमाएं नहीं है? सीमाएं? किस तरह की? मेरा मतलब है कि क्या इस अधिकार का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के सरकारी राज तक पहुंच सकता है? स्रोत इस पर बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कानून का दायरा बहुत व्यापक है, जो पूरे भारत में लागू होता है। हाँ, वो तो है। इसके दायरे में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी विभाग और सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं आती हैं। लेकिन कोई अपवाद भी हैं क्या? हाँ, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बहुत ही तार्किक छूट या एक्सेप्शंस भी निर्धारित किए गए हैं। सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो वे कौन सी चीजें हैं जिन पर ये चाबी काम नहीं करती? अगर उदाहरण के तौर पर समझना हो तो मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी या तीसरा पक्ष है जिसके कमर्शियल सीक्रेट्स या व्यापारिक रहस्य किसी सरकारी बैंक के पास दर्ज हैं। अच्छा, जैसे किसी कंपनी को कोई गुप्त फॉर्मूला या व्यापारिक रणनीति? बिल्कुल। इस कानून के तहत कोई भी नागरिक आरटीआई लगाकर किसी कंपनी के वो सीक्रेट्स नहीं मांग सकता जिससे बाजार में उस कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सीधा नुकसान पहुंचे। हाँ, ये तो फेयर है। किसी का नुकसान क्यों करना? और इसी तरह निजता यानी प्राइवेसी का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइवेसी के मामले में ये कैसे काम करता है? ऐसी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जिससे किसी व्यक्ति की निजता का अकारण हनन होता हो, उसे उजागर नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी यूं ही किसी अजनबी के बैंक खाते या उसके मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मांग सकता? एकदम सही। ये सब आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी निजता और व्यावसायिक सुरक्षा के अधिकार को सूचना के अधिकार के साथ बहुत ही बारीकी से संतुलित किया गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, क्या होगा अगर कोई बहुत बड़ा घोटाला किसी व्यक्तिगत निजता या व्यावसायिक रहस्य के नाम पर छिपाया जा रहा हो? ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। क्या तब भी ये छूट लागू रहेगी? मतलब क्या अधिकारी कह सकते हैं कि ये तो हमारा कॉमर्शियल सीक्रेट है? यहाँ पर स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली अपवाद का जिक्र करते हैं। यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें बहुत बड़ा जनहित यानी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट शामिल है। अच्छा, तो जनहित को ऊपर रखा जाता है? बिल्कुल। तो सक्षम अधिकारी इन तमाम छूटों को दरकिनार करके भी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दे सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जनहित हमेशा व्यक्तिगत या व्यावसायिक गोपनीयता से ऊपर रहेगा। अगर किसी रहस्य को छिपाने से समाज या देश का बड़ा नुकसान हो रहा है तो उस रहस्य को उजागर करना ही होगा। ये संतुलन वाकई बहुत प्रभावशाली है। लेकिन सिद्धांत से निकलकर अगर हम जमीनी हकीकत पर आएं तो सरकारी फाइलें अपने आप तो चलकर किसी के घर नहीं आती। हाँ, ये तो है। कागजों पर कानून चाहे जितना मजबूत हो, सरकारी दफ्तरों में तो फाइलें खो जाने या महीनों तक अटके रहने की एक लंबी परंपरा रही है। बिल्कुल, फाइलें तो लटकती हैं। तो ये पूरी मशीनरी जमीन पर काम कैसे करती है? कोई अधिकारी किसी आम इंसान की बात क्यों सुनेगा? इस लाल फीताशाही को भेदने के लिए इस कानून में एक बहुत ही सख्त ढांचा बनाया गया है। दस्तावेज बताते हैं कि हर सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने कार्यालयों में विशेष अधिकारी नियुक्त करें। अच्छा, इन अधिकारियों को क्या कहते हैं? इन्हें केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिन्हें हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स या पीआईओ कहते हैं। तो क्या ये कोई आम क्लर्क होते हैं? नहीं, ये कोई आम क्लर्क नहीं होते हैं, बल्कि ये वो विशेष अधिकारी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी ही नागरिकों से आवेदन प्राप्त करना और उन्हें सही जानकारी उपलब्ध कराना है। ये तो मुख्य कार्यालयों की बात हो गई। हाँ, लेकिन अगर कोई नागरिक किसी दूर दराज के गांव या छोटे कस्बे में रहता है,
जहां उस विभाग का कोई बड़ा मुख्यालय नहीं है, हाँ। तो क्या उसे सिर्फ एक जानकारी मांगने के लिए राजधानी तक का सफर करना होगा? नहीं, और यहीं पर सहायक लोक सूचना अधिकारी यानी असिस्टेंट पीआईओ की भूमिका सामने आती है। अच्छा, असिस्टेंट पीआईओ ये कहाँ बैठते हैं? स्रोत स्पष्ट करते हैं कि उपमंडल या उप जिला स्तर पर इन सहायक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम एक पुल की तरह होता है। ये स्थानीय स्तर पर आवेदन स्वीकार करते हैं और उसे मुख्य पीआईओ तक पहुंचाते हैं। इससे तो ये सुनिश्चित होता है कि कानून की पहुंच बिल्कुल जमीनी स्तर तक हो। बिल्कुल, हर छोटे गांव और कस्बे तक। ये पहुंच स्तर सुनिश्चित हो गई, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो क्या? समय। सरकारी काम और समय सीमा, ये दोनों चीजें अक्सर एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। हाँ, ये तो एक कड़वा सच है। तो क्या ये मास्टर की किसी टिक टिक करती घड़ी के साथ आती है, या फिर अधिकारी आवेदन लेकर उसे सालों तक दबाए बैठ सकता है? आरटीआई की सबसे बड़ी और असल ताकत इसकी समय सीमा में ही निहित है। अच्छा, तो कोई फिक्स टाइम है? हाँ, जब कोई लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करता है, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा हो। हाँ, भाषा कोई भी हो सकती है। तो पीआईओ को अधिकतम 30 दिनों के भीतर या तो जानकारी उपलब्ध करानी होती है या फिर स्पष्ट कारण बताते हुए अनुरोध को खारिज करना होता है। 30 दिन? बस 30 दिन? जी हाँ, अधिकारी इसे अनिश्चित काल के लिए लटका कर नहीं रख सकता। अब यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। 30 दिन की सीमा तो समझ में आती है, लेकिन दस्तावेज में एक और नियम है जो मुझे सच में हैरान कर गया। आप उस 48 घंटे वाले नियम की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। उसमें एक विशेष परिस्थिति का जिक्र है जहां ये 30 दिन की समय सीमा अचानक सिकुड़कर सिर्फ 48 घंटे रह जाती है। हाँ, ये बहुत ही खास नियम है। सरकारी व्यवस्था में 48 घंटे के भीतर किसी प्रक्रिया का पूरा होना लगभग असंभव सा लगता है। ये नियम आखिर क्या है और ये कैसे काम करता है? ये नियम इस कानून का सबसे संवेदनशील और मानवीय पहलू है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि मांगी गई जानकारी का सीधा संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता यानी लाइफ और लिबर्टी से है। जीवन या स्वतंत्रता से? जी, तो साधारण 30 दिन का नियम लागू नहीं होगा। उस स्थिति में अधिकारी को हर हाल में 48 घंटे के भीतर जानकारी देनी होगी। हिरासत में रखा है या कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जहां कोई सरकारी रिपोर्ट किसी की जान बचा सकती है, तो व्यवस्था को अपनी सामान्य गति छोड़कर सुपरफास्ट मोड में आना ही होगा। ये सच में असाधारण है। लेकिन अगर अधिकारी 30 दिन या 48 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जवाब ना दे तो क्या होगा? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या इस चुप्पी का कोई मतलब है? कानूनी नजरिए से इस चुप्पी का बहुत बड़ा मतलब है। स्रोत बताते हैं कि तय समय सीमा के भीतर जवाब ना देने को कानून रिफ्यूजल यानी जानकारी देने से इनकार मानता है। अच्छा, तो वो ये नहीं कह सकते कि हम तो काम कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे नहीं माना जा सकता कि प्रक्रिया चल रही है। अगर समय खत्म हो गया तो इसका सीधा अर्थ है कि नागरिक के अधिकार का हनन हुआ है और फिर वो अगली कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। जी बिल्कुल। यूं को बहाने बनाने से रोकता है। अब अगर लागत की बात करें तो? हाँ, ब्योंग या खर्च का मुद्दा भी बहुत अहम है। हाँ। अक्सर अदालत या कानूनी प्रक्रियाओं में इतना खर्च आता है कि आम आदमी उससे दूर ही रहता है। क्या सरकारी जानकारी निकालने में भी भारी भरकम फीस चुकानी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, और यही इसे एक लोकतांत्रिक टूल बनाता है। दस्तावेज के अनुसार आरटीआई आवेदन के साथ मात्र 10 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। सिर्फ 10 रुपए? हाँ, सिर्फ 10 रुपए, जिसे नकद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर के जरिए दिया जा सकता है। ये तो सच में व्यवस्था को हर नागरिक की पहुंच में ला देता है। जी हाँ, और यदि जानकारी प्रिंट करके देनी है तो A4 या A3 आकार के कागज के लिए 2 रुपए प्रति पृष्ठ का मामूली शुल्क लिया जाता है। ये भी बहुत कम है। और इससे भी अहम बात यह है कि गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए, उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए ये पूरी प्रक्रिया 100% मुफ्त है। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। यहाँ मैंने एक और दिलचस्प नियम देखा। कौन सा? अगर पीआईओ तय समय सीमा के भीतर जानकारी देने में विफल रहता है
और समय सीमा पार हो जाती है तो उसके बाद वो जानकारी मुफ्त में उपलब्ध करानी होती है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये नियम सीधे तौर पर विभाग को उसकी सुस्ती के लिए आर्थिक रूप से दंडित करता है। क्योंकि अब वे कागज या प्रिंटिंग का पैसा नहीं मांग सकते। बिल्कुल, ये लेट लतीफी के खिलाफ एक इनबिल्ट चेक है। अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आती है। मान लीजिए कि नियम अपनी जगह हैं, लेकिन पीआईओ ने जानबूझकर जानकारी देने से मना कर दिया, या उसने ऐसी जानकारी पकड़ा दी जो आधी अधूरी या पूरी तरह से भ्रामक है। ऐसे में कोई क्या करे? यहीं से अपील का ढांचा शुरू होता है, जो शायद इस कानून की असली रीढ़ है। अपील का ढांचा, ये कैसे काम करता है? बिना एक मजबूत अपील तंत्र के कोई भी कानून पंगु होता है। यदि कोई पीआईओ के फैसले से असंतुष्ट है तो वो 30 दिनों के भीतर उसी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपनी पहली अपील कर सकता है। अच्छा, तो पहली अपील उसी विभाग में होती है? हाँ, ये विभाग के भीतर ही समस्या को सुलझाने का एक मौका होता है। लेकिन अगर वो वरिष्ठ अधिकारी भी अपने जूनियर का ही पक्ष ले तो? अगर पूरा विभाग ही कुछ छिपाने पर उतारू हो? ऐसी ही स्थितियों के लिए कानून एक पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था का निर्माण करता है। स्वतंत्र संस्था? स्रोत बताते हैं कि अगर पहली अपील से समाधान नहीं होता तो 90 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकती है। इन सूचना आयोगों की संरचना पर अगर हम गौर करें तो दस्तावेज एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। जी। इसमें कहा गया है कि ये सूचना आयुक्त ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें कानून, विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। बिल्कुल। ये साफ तौर पर इन्हें राजनीति और सक्रिय नौकरशाही से दूर रखने की कोशिश है ना? ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। कानून में स्पष्ट लिखा है कि वे संसद या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य यानी एमपी या एमएलए नहीं हो सकते। अच्छा, तो कोई राजनेता सूचना आयुक्त नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं। वे कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ सकते और ना ही कोई अपना व्यवसाय चला सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना